हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों रुक्मणी पब्लिकेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन बैंक 2022 से 24 तक का अभी तक हम लोगों ने 14 इसमें सेट लगा चुके हैं। आज जो करने वाले हैं वो है 15 नंबर का। तो ये लगाते हैं और देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। देखिएगा, ये सेट नंबर 15 जो है यह 6/4/2024 के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है। तो आइए इस सेशन को हम लोग देखते हैं कैसा है। प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ऑफ बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम सेट नंबर 15 6/4/2024 के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए पार्ट 1 जनरल हिंदी का है। देखिए जनरल हिंदी में क्वेश्चंस क्या थे। देखिए पार्ट 1 जनरल हिंदी क्वेश्चंस है, मनोयोग का सही संधि विच्छेद बताना है। मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मनोयोग का होगा मनहजोर योग। क्या हो जाएगा? मनहजोर योग होगा। ऑप्शन बी करेक्ट बताइएगा। यहाँ पे विसर्ग संधि का यह उदाहरण है। कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है बताइएगा? बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन है? तो आंसर बताएंगे नीला है कंठ जिनका, है ना। ऑप्शन सी करेक्ट बताएंगे। बहुव्रीहि समास है। निस्दिन में कौन सा समास है? तो निस्दिन में आप याद रखिएगा इसमें है द्वंद्व। कौन सा है? द्वंद्व समास। तो त्रिभुवन में बता दीजिए कौन है? तो इसमें है द्विगु समास। कौन सी है? द्विगु समास है। द्विगु समास है। और पुरुष सिंह में कौन सा है? पुरुष सिंह में बताइएगा। पुरुष सिंह में कौन सा है? कमेंट सेक्शन में पुरुष सिंह में बताइए कि कौन सा समास है। देखिए आगे कह रहा है क्या, खरा खोटा शब्द का समास बताना है। खरा खोटा क्या हो जाएगा? कौन सा समास होगा? द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु। तो आंसर क्या बताइएगा? इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। आंसर सही बताएंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग के गद्यांश दिया है। आइए पहले हम लोग क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं क्या है, उसके बाद गद्यांश को पढ़ेंगे। कह रहा है श्री कृष्ण कहाँ आए थे बताइएगा? मथुरा, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर या फिर गांव? कहाँ पे आए थे? यह श्री कृष्ण जो थे वह मथुरा नहीं गए थे, ना ही कुरुक्षेत्र, ना ही गांव, वो गए थे हस्तिनापुर। आंसर बी करेक्ट बताएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? बी, है ना। भगवान हस्तिनापुर आए। कहाँ पे? तो हस्तिनापुर। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो किस वाक्य का उदाहरण है बताएंगे? किस वाक्य का उदाहरण है ये? इसमें संदेहवाचक तो है नहीं। आपकी यात्रा मंगलमय, यह कामना किया जा रहा है तो ये होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, संकेत नहीं। ये इच्छा किया जा रहा है कि आपकी यात्रा जो कैसी हो? मंगलमय, अच्छी हो। अशेड के लिए सही परिभाषिक शब्द बताएंगे। क्या होता है? इसका मतलब होता है मान लेना। आंसर डी बताएंगे। कह रहा है शब्दों का सार्थक समूह जिससे किसी भाव विचार को पूर्णतः प्रकट किया जाए वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है वाक्य। क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। आंसर बी करेक्ट बताएंगे। परलोक का विशेषण बताना है। परलोक का विशेषण क्या होता है? परलोक का विशेषण होता है परलौकिक। आंसर सी बताइएगा। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? डींग हाँकना, चिंता करना, चुप रहना, बाजा बजाना। गाल बजाना का बताइए क्या होगा? डींग हाँकना। आंसर ये बताएंगे। इनमें से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है? ये देखते हैं कौन सा अशुद्ध है। कह रहा है क्या इसमें कि वकीलों ने कागज की जांच की। ये तो बिल्कुल ठीक है। इत्र में सुगंध है, ये भी ठीक है। वह डाल महीन है, वह डाल महीन है, ऐसा होना चाहिए नहीं। वह डाल पतली है, ये होना चाहिए था। महीन नहीं बल्कि पतली है। तो यहाँ पे ये गलत हुआ। उसने तो हस्ताक्षर कर दिया, ये भी ठीक है। मतलब आंसर हमें क्या मिला? ऑप्शन नंबर सी। नदी कल कल करती हुई बहती चली जा रही थी। इस वाक्य में चलती बहती चली जा रही थी कौन सा पदबंध है? ये बताना है। बताइए कौन सा होगा? सर्वनाम तो होगा नहीं, और इसी में से कोई है, ये आपको कंफर्म है, ये होगा नहीं। और क्रिया विशेषण नहीं, तो बच क्या गया? क्रिया। मतलब वो काम है ना, बहती चली जा रही थी, बहना एक काम है। तो आंसर ऑप्शन ये बताइएगा। कह रहा है कि इनमें कृत्यवाच्य से संबंधित वाक्य कौन से हैं? ये बताना है। कैसा? तो कृत्यवाच्य से संबंधित बताना है। कह रहा है कुदाल से मिट्टी उठाई जा रही है। इसमें क्या है? कर्मवाच्य है। कैसा है? तो इसमें कर्म है। देखिए आगे कह रहा है कि बुद्ध से बैठा नहीं गया। बुद्ध से बैठा नहीं गया मतलब इसमें भाव है। कैसा है? तो भाववाच्य है। आगे देखेंगे भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। भारत ने एक कैसा नया उपग्रह छोड़ा? तो इसमें कौन सा है? तो इसमें बता देंगे
कृतवाच्य है। आगे देखेंगे पुस्तक पढ़ी जा रही, पुस्तक पढ़ी जाती है, तो इसमें कौन सी है? पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें है कर्म वाच्य। तो हमें क्या ढूंढना था? कृतवाच्य, जो किसमें मिला? ऑप्शन नंबर सी में मिला कृतवाच्य। आगे देखिए कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है, हमें ढूंढना है। तो आइए देखते हैं कौन सा इसमें शुद्ध है। पहला है क्या? पंडित नेहरू ने सोचा था स्वतंत्रता मिलते ही भारत की गरीबी का अंत हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आपका सही है, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है, कौन कौन आता है शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत? तो देखिए शब्द शक्ति के 3 प्रकार के मतलब इसके भेद जो होते हैं ना 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो आप देख रहे हैं अलंकार, रस और इनमें कोई नहीं, लक्षणा तो दिया हुआ है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए बताइएगा। देखिए कह रहा है क्या कि नाटे कद के व्यक्ति को देखकर राहुल ने कहा ऊंट आ रहा है। देख रहे हैं ये क्या उस पे मतलब तंग कसा जा रहा है, तो ये बताना है कि ये कैसी शब्द शक्ति है, अभिधान नहीं है, लक्षणा नहीं है, ये क्या है? व्यंग कसा जा रहा है, व्यंजना है। ऑप्शन नंबर सी बताइएगा। कह रहा है कि काव्य में जब दो विभिन्न वस्तुओं में समान गुण धर्म के कारण समानता दिखाई जाती है तो कौन सी अलंकार होती है? बताइएगा कौन सा अलंकार होता है? तो वो अलंकार जो होता है आपका उपमा, सात से शीशम उपमा अलंकार, उपमेय उपमान में। आगे है क्या? वर्णों की आवृत्ति को क्या कहते हैं? वर्णों की आवृत्ति को क्या कहेंगे? तो आप बताएंगे अनुप्रास अलंकार कहेंगे, है ना। मैं परिवर्तन चीर नवीन समय में पंखों पर आसीन अलंकार आपको बताना है। बताइएगा कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें अलंकार बताइएगा मैं परिवर्तन चीर नवीन समय के पंखों पर आसीन। कहने का इसमें मतलब है कि जब प्राकृतिक वस्तुएं जैसे मानव वाली हरकत करे ना, तो उसे हम लोग सीधे कहाँ पे ले जाते हैं? मानवीयकरण में ले जाते हैं। आंसर ये बताइएगा। देखिए मंद हसी मुखचंद जुंधई में अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार आप जो बताइएगा वो है आपका रूपक अलंकार। कौन सा है? रूपक अलंकार है। और श्लेष अलंकार पता है कौन होता है? जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार आए और उसका अर्थ अलग अलग निकले, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। और रूपक अलंकार के लिए आपको पता होगा, फिर भी सुन लीजिए इसका क्या होता है। जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, वहां पे कौन होता है? तो रूपक अलंकार होता है। देखिए कह रहा है कि उन्नति हिमालय के धवल वह सुरसरी यो टूटती मानो यशो पयोधर से धरा के दुग्ध धारा टूटती छूटती। इस पंक्ति में कौन सी अलंकार है? कौन सी अलंकार है? तो इसमें आप बता देंगे कि जहां भी हमें मिले सीधे आप देखेंगे पहले सेंटेंस को, आपको पता है बात कि एक वाक्य में बहुत सारे अलंकार होते हैं, बट हमें क्या ढूंढना है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देखना है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हम देख रहे हैं क्या कि मानो मनहु जनहु, ये जहां भी आ जाए सीधे हम लोग कहाँ जाते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार के पास। तो आंसर हम लोग का राइट आंसर सी बताएंगे। मोहब्बत एक मीठा जहर है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइए कौन सा इसमें अलंकार है? तो आप बताएंगे मोहब्बत जो है एक मीठा अलंकार है, ये कैसा कहा जा रहा है? तो यह जो है आपका एक विरोधाभास व्यतीत किया जा रहा है। ऑप्शन ए बताइएगा। छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? किस धातु से बना है? तो आप बताएंगे ऑप्शन बी छद से बना हुआ है। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद है? मनुष्य है तो वही रसखान, वैसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। बताइएगा आंसर्स क्या होंगे? तो आंसर्स बता देंगे सवैया। क्या है? सवैया। ऑप्शन बी बताएंगे। पंचाली रीति का संबंध किस काव्य गुण से है? किस काव्य गुण से है बताएंगे? तो आंसर बताएंगे यह जो है प्रसाद गुण से है। आंसर सी करेक्ट बताइएगा, प्रसाद गुण से है। वत्सल्य रस किसे कहा जाता है? वत्सल्य रस किसे कहते हैं? तो आंसर्स क्या बनेंगे? आंसर्स बताइएगा। वत्सल्य रस होंगे आपके बाल सुलभ भाव को कहते हैं वत्सल्य रस। आंसर बी करेक्ट होंगे। पार्ट सेकेंड मैथमेटिक्स क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य है? बताइएगा कौन सा सअभाज्य है? आइए देख लेते हैं। जिन दो संख्याओं का HCF 1 होता है वे दोनों संख्याएं सअभाज्य युग्म कहलाते हैं। तो आप देखिए इसका तो 5 आ जाएगा HCF, इसका निकालिएगा तो इसका तो 1 ही आएगा।
इस दोनों का निकालेंगे तो ये 3 से कटेगा, ये भी 3 से कट सकता है, ये भी 7 से, ये भी 7 से कट सकता है, ये 5 से, ये भी 5 से, लेकिन ये नहीं कटेगा। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का बी करेक्ट होगा। 6 और 20 का महत्तम समपवर्तक बताना है। 6 और 20 का महत्तम समपवर्तक 6 से तो कटेगा नहीं, 60 से नहीं और 20 से नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 2 से कटेगा। कह रहा है कि 148 और 124 का महत्तम समपवर्तक बताना है। तो 124 और 148 का निकालेंगे तो 124 का निकालिएगा तो कितने हो जाएंगे। 124 का आप निकालेंगे 2 गुने 2, ये 4 हो जाएंगे। 4 गुने 31 करिएगा तो आपके पास इतने आ जाएंगे। और फिर 148 का करेंगे तो 148 का आएगा 2 गुने 2 और गुने 37, है ना। तो आपने देखा एक ये दो, एक ये दो, एक ये दो, मतलब कितने हो गए 2 और गुने 2, मतलब कितने हो जाएंगे 4। ऑप्शन नंबर क्या बताइएगा, राइट आंसर डी बताइएगा। बहुपद दिया हुआ है 4x² - 4x + 1 के शून्यकों का गुणनफल निम्नलिखित में से क्या होगा। तो आइए हम लोग शून्यकों का क्या निकालना है, गुणनफल। यदि आपको आता होगा गुणनफल तो बहुत ही आसानी से बता पाइएगा। देखिए क्या है हमारे पास, 4x² - 4x और +1, यही ना है। गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। आप बताएंगे c/a होता है। c कितने हैं आपके पास, तो c आप बताइएगा आपके पास 1 है और a कितना है 4, यानी हमारा क्या है 1/4। ऑप्शन नंबर दिख रहा है, राइट आंसर डी। देखिए गुणनफल यही होता है। आगे है, यदि बहुपद px एक शून्यक a हो तो pa का मान कितना होगा। कितना हो जाएगा, देखिए यहीं पे कितना सिंपल बनेगा। ये px है ना, यदि कह रहा है क्या कि इसका वैल्यू एक क्या हो ए हो, तो यहाँ पे ए रखेंगे यदि तो भी तो जीरो ही आएगा ना, यानी आंसर्स क्या बताएंगे, जीरो। ऑप्शन नंबर डी। बहुपद दिया हुआ है, इसमें एक शून्यक 2 है तो के का वैल्यू बता देना है। जब एक शून्यक दिया रहता है ना तो कैसे निकालेंगे, आइए यहाँ पे पहले तो लिख लेते हैं हम लोग। हमारा क्या है गुणनखंड, x² - 5x और प्लस के, ये है हमारे पास, ठीक है। इक्वल में जीरो आप रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक शून्यक हमारा दिया हुआ है ना। दूसरा हमें फाइंड करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा जिसमें आपके पास दिया हुआ है कितना 2 है तो 2 रखेंगे, और प्लस बीटा हमें नहीं दिया हुआ, -b में 5 माइनस और माइनस में 5 अपॉन ए कितना है 1 है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये बीटा और ये हो जाएगा 5 और ये जाके घट जाएगा 2 इधर, यानी बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। आपने देखा बीटा 3 आ गया, और एक अल्फा जो था मेरा पहले से 2 था। हमें लेकिन फाइंड करना है के का वैल्यू। के का वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, गुणनफल हमें निकालना होगा। तो गुणनफल कैसे निकालेंगे, तो आप बताएंगे अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a होता है। अल्फा का वैल्यू 2 है, बीटा का वैल्यू 3 निकाले हैं, सी का वैल्यू के है, ए का वैल्यू कितना है तो 1 है। अब देखिए 3 और 2 में गुणा करेंगे 6 और के की वैल्यू आ जाएगी 6। ऑप्शंस आइए देख लेते हैं, 6 है क्या, तो यस ऑप्शंस नंबर आप देख रहे होंगे, राइट आंसर बी है आपके पास। देखिए कह रहा है कि दिए गए आंकड़े का बहुलक 6 है। बहुलक कहने का तात्पर्य है मतलब सबसे ज्यादा बार आने वाला टर्म्स। तो आइए देख लेते हैं, ये 2 बार 6, यहाँ पे एक 3 बार, 8 एक बार 2 बार आया हुआ है ना। तो हमें x का कौन सा मान संभव नहीं है ये बताना है, कौन सा संभव नहीं है। तो देखिए x का मान यदि हम कह दें कि बहुलक 6 है तो ये तो संभव है, मतलब कि 6 हो सकता है, क्योंकि 6 सबसे ज्यादा बार, 2 एक 3 बार आ चुकी है, क्योंकि 1 और 2 यदि ये 8 आ जाती है तो ये भी कितने बार 3 बार हो जाएगी, मतलब ये 6 के इक्वालिटी में आ जाएगी। तो इतना तो कन्फर्म है कि ये जो है x के मान संभव नहीं है, ये 8 नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या बता दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए बता दीजिएगा। बहुपद ये दिया हुआ है, इसका शून्यक 3 है तो p का वैल्यू बताना है। एक जब बहुपद दिया हो, जस्ट अभी ऊपर हम लोग बनाए हैं क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। कौन सा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 31, एकदम हूबहू कॉपी कर दिया गया, बस खाली नंबर चेंज है यहाँ पे, है ना, और थोड़ा प्लेस चेंजेस है। तो आइए 33 को हम लोग बनाते हैं। क्या है हमारे पास गुणनखंड, पहले लिखेंगे क्या है x² + px और +12। देखिए इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, एक शून्यक दिया हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो आप बताएंगे -b/a होता है। अल्फा एक दिया हुआ है आपके पास, कितना 3 दिया हुआ, तो 3 रखेंगे और प्लस बीटा हमारे पास नहीं है। माइनस बी का वैल्यू, बी और ए का वैल्यू कितना है तो 1 है ना, इतना तो है। अब यहाँ पे निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, तो आप बताइएगा कि ये तो बीटा यहाँ पे लिखेंगे ही और ये जाके उधर ऐड हो जाएगा, मतलब ये आप लिखेंगे माइनस में p और ये माइनस में
3 हो जाएगा ना। ठीक है, ये तो हमने क्या चीज़ का वैल्यू निकाल दिया, तो ये बीटा का वैल्यू हमने फाइंड कर दिया कि -p -3 आ गया। अब निकालेंगे हम लोग गुणनखंड। तो गुणनखंड अल्फा इंटू बीटा होता है इक्वल c/a होता है। अल्फा कितना है आपके पास, तो अल्फा 3 है, बीटा कितना आ चुका है यही ना रखेंगे हम लोग वैल्यू, तो माइनस में p यहाँ पे रखेंगे -p और -3 लिखेंगे इक्वल में c कितने हैं आपके पास 12 और a कितने हैं तो 1 है, मतलब एक नहीं भी रखिएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि 1 से डिवाइड करिएगा तो उतना ही रह जाएंगे। अब देखिए इसमें मल्टीपल हम लोग कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, -3p हो जाएगा और ये माइनस में 3 9 हो जाएगा, ये 12। अब देखिए 9 को यदि हम लोग उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 12 9 21 हो जाएगा, है ना। तो 21 को यदि हम लोग 3 से काटेंगे 7 आएगा, यानी p का वैल्यू 7 आएगा। वो भी कैसा आएगा, तो माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस है हमारे पास बचा हुआ। तो आंसर क्या बनाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करके बताइएगा। यदि द्विघात समीकरण kx² + 6x + 4k = 0 के मूल्यों का योग तथा गुणनफल समान हो तो k का वैल्यू हमें बता देना है कि क्या होगा। देखिए पहले तो समीकरण पहले तो गुणनखंड kx² और +6x और +4k ये दिया हुआ है। अब कह रहा है क्या कि मूल्यों का योग तथा गुणनफल दोनों समान है। तो मूल्यों का योग और उसके गुणनफल, मूल्यों का योग होता है -b/a, तो b कितने हैं आपके पास 6 और a कितने हैं आपके पास k, यही है। अब कह रहा है गुणनफल, गुणनफल होता है c/a, c कितने हैं, c है आपके पास 4k और a कितने हैं k, तो इसे k से k कैंसिल कर देंगे, यानी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे यहाँ से 4। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो हम लोग 6/k = 4 लिख सकते हैं। आप काटेंगे ये 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, यानी हो जाएगा कितना, k इक्वल आप बताइएगा 3/2 हो जाएगा। 3/2 k की वैल्यू 3/2, तो k की वैल्यू है तो निकालनी थी, तो कौन सा है 3/2, राइट आंसर बी करेक्ट बता दीजिएगा। बी नहीं बल्कि ये प्लस से उधर माइनस में गया है तो माइनस में आ जाएगा आपके पास, -3/2 होगा, राइट आंसर सही होगा। एक फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता से 40 कलम 36 कलम की निर्धारित दर पर खरीदता है। यदि फुटकर विक्रेता उन कलमों को 1% बट्टे पर बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा, ये हमें बताना है। उसका प्रतिशत लाभ कितना होता है, मान लेते हैं कि एक कलम का अंकित मूल्य कितना 1 रुपया, 40 कलम का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 36 रुपया, तो दिया हुआ है एक कलम का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया और यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ 40 पेन का, 40 पेन का कितना रुपया है, तो ये तो 36 रुपया दिया हुआ। अब 40 कलम का जो हम यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालेंगे सेलिंग प्राइस, तो कितने हो जाएंगे 40 और गुन्ने हमें 1% का बट्टा मिल रहा है तो 99 और बट्टे 100, ये काटेंगे 0 से 0, इसे भी काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39.6 आ जाएगा, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है 39.6 आ गया। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाने होंगे, तो आप घटाएंगे 39.6 में से 36 को घटाइएगा तो कितने बच जाएंगे 3.6, अपॉन में हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितने हैं 36 इंटू 100 करते हैं, तभी तो हमारा परसेंटेज प्रॉफिट निकलेगा। अब इसे ब्रेक करेंगे तो नीचे में 10 आएगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, मतलब प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना निकला 10%, तो आंसर कितना बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बताइएगा 10%। किसी व्यापारी के सामानों का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक, वह अपने ग्राहकों का अंकित मूल्य 10% का बटा देता है तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है, कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस कितना है, तो कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, मार्क प्राइस कितना है, तो मार्क प्राइस 130 रुपया मान लेंगे। अब यह हमें निकालना है क्या, तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे मार्क प्राइस इनटू लिखेंगे जो परसेंट हमें डिस्काउंट दिया है 10% का और बट्टे लिखेंगे 100, तो ये काटिएगा 2 जीरो से 2 जीरो 13 नंबर कितना होता है 117 रुपया होता है, मतलब विक्रय मूल्य हमारा निकल चुका 117 रुपया। अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से हम लोग को क्रय मूल्य घटा देने होंगे, तो घटाइएगा कितने आ जाएंगे 17 रुपया और बट्टे कितने हो जाएंगे क्रय मूल्य कितने हैं 100 और गुने लिखेंगे 100, तो इस दोनों से काटेंगे मतलब हमारा प्रॉफिट जो आ गया वो कितना प्रतिशत आ गया 17%। ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बिंदु दिया हुआ है 2, मूल्य से जो है समदूरस्थ है, कोई यहाँ है बिंदु, यहाँ से ये दोनों समान है ना, तो x का मान हमें बता देना है कि क्या होगा। चलिए x के मान बताने के लिए कैसे बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग जो बिंदु दिया हुआ x1
y1 है ना, और मूल बिंदु जो होता है वो 0 0 होता है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे इस दोनों के बीच की दूरी, तो अंडर रूट हो जाएगा हमारा x1 और माइनस में हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा y1 और हो जाएगा माइनस 0 का होल स्क्वायर होगा। इक्वल में रखेंगे हम लोग, किसके इक्वल होगा, तो ये x1 का होल स्क्वायर और प्लस y1 का होल स्क्वायर होगा, है ना। इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो जो बिंदु दिया हुआ हमारे पास 3 और 4 इसमें क्वेश्चंस में दिया गया है, 3 और 4 पहला बिंदु, उसी को रखेंगे मूल बिंदु के लिए। तो 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 16, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 का कितना आता है स्क्वायर रूट, तो 5 आता है। तो हमारा निकल चुका है क्या, मूल बिंदु से दूरी 5 यूनिट है। जब 5 यूनिट है तो मूल बिंदु से x और 1 की दूरी बताना है ना, यही है ना x और 1 के लिए। तो x और 1 के लिए यहाँ पे निकालेंगे तो x का होल स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में है ना हमारे पास, इसका निकालिएगा तो इसका डिस्टेंस 5 दे रखा है। अब ये स्क्वायर रूट जाके इधर में स्क्वायर में बदल जाएगा, तो ये x स्क्वायर रहेगा और प्लस में 1 ये बन जाएगा 25, ये जाके उधर घटेगा, मतलब x की वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास कितने हो जाएंगे 24, 24 हो जाएगी। और 24 को हम लोग स्क्वायर रूट में बदलेंगे तो 24 का क्या हो जाता है, 24 का हम लोग निकालते हैं, देखेंगे 24 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे 6 और गुने 4, इसको और भी छोटा कर सकते हैं तो 3 और 2 कर सकते हैं, इससे ज़्यादा छोटा होगा नहीं, मतलब कि अंदर में क्या रह जाएगा 6, 4 बाहर निकलेगा, 4 नहीं मतलब 2 बाहर निकलेगा, रूट 6 ये हमारे पास आ जाएगा। वो कैसा, तो प्लस और माइनस में आएगा, देखेंगे वो दूरी जो आ जाएगी हम लोग के पास वो आ जाएगी रूट में, वो 2√6 हो जाएगा प्लस माइनस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अब देखिए बिंदु दिया हुआ है 5 cos थीटा 0 तथा 0 5 sin थीटा के बीच की दूरी कितना हो जाएगी, ये हमें बताना है। तो आइए हम लोग निकाल के देख लेते हैं क्या हो जाएगी दूरी। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे लिखा गया है 5 cos थीटा और एक है 0, ठीक है। दूसरा जो दिया हुआ है ये 0 और ये दिया है 5 sin थीटा, है ना, यही दिया हुआ है। तो आइए हम लोग यहाँ से निकालते हैं इस दोनों के बीच की दूरी। बीच की दूरी निकालने के लिए अंडर रूट करना होता है x2 और माइनस हो जाएगा x1 का होल स्क्वायर, प्लस करना होगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही सॉल्व करने होते हैं। बस यहाँ पे रखेंगे x2 कितना है, तो x2 ये है और x1 ये है, तो x2 को रखेंगे हम लोग 0 और माइनस 5 cos थीटा का होल स्क्वायर और प्लस y2 क्या है 5 sin थीटा और माइनस में हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा cos स्क्वायर और प्लस में ये हो जाएगा 25 sin स्क्वायर, हो जाएगा ना। अब देखिए ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, तो 25 इसमें से कॉमन कर लेंगे, 25 और 1 में गुना करेंगे तो 25 से रह जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा, यानी आंसर हम लोग का 5 यूनिट। देखेंगे 5 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर आप 5 बताइएगा राइट आंसर से। थेल्स के सबसे प्रसिद्ध शिष्य कौन थे, थेल्स के सबसे प्रसिद्ध शिष्य थे वो थे पाइथागोरस, आंसर ए बताएंगे कौन थे, पाइथागोरस बताइएगा। कह रहा है यदि एक जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है तो ए और बी के स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऐसे बनाया गया है, एक ये वृत्त है ना, इस वृत्त से 2 स्पर्श रेखाएं हैं, ये स्पर्श रेखाएं है ना। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो कोण बनती है आपको पता होगा कि ये 90 डिग्री का बनती है, और यहाँ से ये जो लाइन ली गई है ना यही 60 डिग्री बन रहा है, कितना 60 डिग्री बन रहा है। तो हमें क्या बता देना है, हमें ए सी बी, जैसे हम यहाँ नामकरण कर दे, इसका नाम ए है, इसका नाम सी, इसका नाम बी, इसका नाम ओ है ना। तो इसमें हमें बताना है ए सी बी ये वाला कितना होगा, है ना, ये कितना होगा। तो आइए हम लोग इसको निकाल के देखते हैं कि ये कितना हो जाएगा। देखिए जब ये आपको पता होगा ये 90 डिग्री होता है, इस पे भी 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि यहाँ पे एंगल ओ बी सी ये हो जाएंगे हमारे, एंगल ओ बी सी जो हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, ओ ए सी के बराबर, बिकॉज 90 डिग्री दोनों होंगे, ठीक है। अब देखेंगे वो जो चतुर्भुज हम लोग का बन रहा था कौन, तो ए ओ बी सी है ना, इसमें देखिएगा तो एंगल ओ बी सी और प्लस एंगल ओ ए सी और प्लस एंगल ए ओ बी और प्लस एंगल ए सी बी,
ये चारों को जोड़ेंगे कितना के बराबर आएगा, 360 आता है ना। सभी का वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू 90 प्लस इसका 90 प्लस इसका तो 60 दिया है, हमें निकालना है ए सी बी का ही निकालना है। 360 जोड़ेंगे हम लोग तो 9 9 18 और 18 और इसमें जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 240। 240 को 360 में से घटाइएगा तो कितने आ जाएंगे 120, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताइएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा 120। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, यदि त्रिभुज एबीसी ये कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना, समरूप होगा किसके, पी क्यू आर के, तब इसका जो क्षेत्रफल है वो इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। कितना है 21, 121 और 169 है। तो हमें बी सी और क्यू आर का मान बता देना है कि क्या होगा। तो ये हम लोग निकालते हैं बी सी और क्यू आर का वैल्यू कितना हो जाए। जब एरिया दिए हुआ तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी अपॉन हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर, यही है ना। ये दिया हुआ 121,169 इतनी दी हुई है। अब लिखेंगे हम लोग बी सी अपॉन है हमारे पास क्यू आर की होल स्क्वायर जो होती है ना, ये 121/169 के इक्वल में होता है ना। अब ये स्क्वायर को हम भेजेंगे तो स्क्वायर रूट में चला जाएगा, 121,169 ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो 121 का वैल्यू कितना होता है 11 होता है, इसका वैल्यू कितना होता है 11 होता है। 169 का वैल्यू जो होता है ये 13 होता है। तो हम लोग बी सी का वैल्यू निकाल दिया 11 और क्यू आर की वैल्यू हमारा 13 निकल गया। तो यहाँ पे देखिए बी सी का वैल्यू 11 और क्यू आर की वैल्यू 13 आ गया है। तो आंसर हम लोग का 11 और 13 का रेशियो देखेंगे ऑप्शन कौन सा है, तो 11 और 13 का रेशियो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। आगे कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण हमें बता देना है कि क्या होगा। तो देखिए इसका क्या होता है फॉर्मूला, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है ना, ये हाफ ऑफ फर्स्ट विकर्ण इंटू सेकेंड विकर्ण होता है। यहाँ पे लिखेंगे हाफ ऑफ फर्स्ट डायगोनल इंटू होता है सेकेंड डायगोनल। हमारे पास दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल 240 दिया हुआ है, तो 240 में 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 448, 480 हो जाएगा। फर्स्ट डायगोनल कितने दी हुई है, तो फर्स्ट 16 दिया है, सेकेंड हमें फाइंड करना है तो ए हम मान लेते हैं। तो देखें 16 से काटेंगे 3 टाइम में, मतलब ए की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास 30 आ गया। तो ऑप्शन देखेंगे 30 है क्या, तो यस ऑप्शन नंबर आप बताइएगा राइट आंसर सी करेक्ट। देखिए आगे कह रहा है कि वह घन के सभी 6 फलक डैश होते हैं, क्या होते हैं, समान भिन्न वृत्ताकार आयताकार, बताइए क्या होते हैं। तो आंसर बताएंगे समान होते हैं, है ना। घन तो आपको आता होगा समझ में कि घन क्या है, इसी को घन कहते हैं दोस्तों, है ना। आगे देखिएगा निम्नलिखित चित्र को देखें और निम्नलिखित में से गलत को हमें चयन करना है। ये देख लेते हैं गलत इसमें क्या है। देखिए इसमें गलत जो है हम लोग के पास वो हम लोग देखते हैं। ये जो हमारे पास 2 है दोस्तों, ये जो है हमारे पास 2 और ये 3, ये क्या है दोनों, और ये 5 और ये 8, ये क्या है दोनों। तो आप बताएंगे यह आंतरिक कोण, बल्कि यह आंतरिक कोण है और यह क्या है हमारा अंतः कोण है। क्या है यह, तो यह हमारा अंतः कोण है। ये तो बात सही है, हमें गलत ढूंढना है। आइए अगला देखते हैं। ये जब आंतरिक कोण हो गया, 2 और 7 संगत कोण है, 2 और 7 बिल्कुल संगत कोण है, 3 और 7 सॉरी 3 और 7 संगत कोण है, ये बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि 5 7 के बराबर होगा, 5 जो होगा वो 7 के, हाँ बिल्कुल, ये आपको पता होगा, क्लास आप 9th में पढ़ेंगे तो ये जो होते हैं ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं, है ना। वर्टिकली अपोजिट्स आर इक्वल, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हुए, तो ये भी ठीक है। आगे देखेंगे 2 3 5 8, 2 3 5 8, यहाँ भी ये आंतरिक कोण है, यहाँ पे कह रहा है बाह्य कोण है, बिल्कुल गलत। यानी आंसर हम लोग का क्या निकला, जो गलत है वो है विकल्प नंबर चौथा, आंसर डी बताइएगा। देखिए आगे कह रहा है कि इन संख्याओं का माध्य जो दिया हुआ है एक्स रैखिंग, प्रत्येक संख्या के गुना करने पर नया माध्य क्या होगा, ये बता देना है। बताइएगा क्या हो जाएगा, तो आप आंसर बता देंगे के और गुण्य हो जाएगा एक्स रैखिंग। निम्नलिखित सारणी में प्राप्त माध्य 2.6 है, तो y का वैल्यू, हमें y का वैल्यू बता देना है कि क्या होगा। तो चलिए हम लोग माध्य निकालते हैं। माध्य निकालने के लिए हमें करना होगा इसमें गुणा, 1 और 4 में तो 4 हो जाएगा, 5 2 में 10, ये 3y हो जाएगा, ये 4 होगा और ये 10 होगा। इसको पहले ऐड करके लिखना होगा यहाँ पे आपको, और किसको ऐड करके, इस बरम्बरता को ऐड करके लिखना होगा, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है। मतलब ये जो जोड़ के आएगा इसको नीचे रखेंगे हम लोग, है ना। तो ये सभी को इंक्लूड करते हैं और कितने आ जाएंगे हमारे पास जोड़ने के बाद, तो देखिए सभी को जोड़ने के बाद जो है आपके पास आ जाएंगे 4 + 10 + 3y + 4 और +10,
अपॉन में कितने हैं नंबर्स, तो टोटल 12 और प्लस y, यही होंगे ना सभी को जोड़ने के बाद। और माध्य दिया हुआ है 2.6, इतना तो दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो हम लोग के पास हो जाएगा कितना 31.2 प्लस में हो जाएगा 2.6y इक्वल में हो जाएगा, जोड़ लेंगे तो 28 और प्लस हो जाएंगे 3y। ओके, अब यहाँ से हम लोग घटा लेंगे तो कितने बच जाएंगे 0.4y बचेगा, इसमें से घटाएगा तो 3.2 बचेगा, मतलब y की वैल्यू आप निकालेंगे 3.2 अपॉन में 4 हो जाएगा, डेसिमल डेसिमल हटा दीजिए तो 4 से काटेंगे 8 टाइम में, मतलब y की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई हमारी 8 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताएंगे 8। देखिए कह रहा है कि किसी वितरण में 25 पद हैं तो डैश पद माध्यक होगा यदि वितरण को घटते क्रम में सजाया जाए। तो देखिए वितरण में पदों की संख्या 25 है, 25 एक कैसा है तो विषम है ना, तो हम पदों को घटते क्रम में सजाते हैं, तो आपको पता है विषम के लिए क्या लिखते हैं n और प्लस 1/2 लिखते हैं, इतनावा टर्म जो होगा वो होगा इसका माध्यिका। तो आप कहेंगे क्या कि 25 और प्लस 1 और बट्टे 2 मतलब 26 का आधा कितना 13वां टर्म आया, तो ये 13वां टर्म में हमें बता देना है। आंसर क्या बता देंगे, ऑप्शन नंबर ए बताइएगा 13वां। कह रहा ए गुने बी एक है, ए प्लस बी कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा है, तो ए बटे बी का वैल्यू कितना हो जाएगा ये हमें बताना है। तो चलिए हम लोग बना के देखते हैं। ए गुने बी दिया हुआ एक, जो भी दिया गया है वो लिखते हैं, ए गुने बी इक्वल एक दिया गया है, ए प्लस बी ये दिया गया हम लोग के पास कितना तो कॉस एक और इंटू है हमारे पास सेक, है ना, ये दिया हुआ। तो ए प्लस बी कॉसेक को हम लोग लिख सकते हैं क्या 1/sin लिख सकते हैं, गुने सेक को 1/cos लिख सकते हैं हम लोग 1/cos। अब देखिएगा ये जो दिया हुआ हमारे पास, क्या हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको साइन इंटू कॉस भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल मल्टीपल करेंगे तो इतना लिख सकते हैं। अब देखिए 1 के बदले हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, और अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग तो साइन और इंटू कॉस लिख लेंगे ना, साइन इंटू कॉस। अब देखिए इसे हम लोग आगे और ब्रेक करते हैं तो कितने लिखेंगे 1 के बदले साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू तो 1 ही होती है, तो 1 के बदले इतना तो लिख ही सकते हैं हम लोग, है ना। अब इसको लिखेंगे हम लोग अलग अलग ब्रेक करके कि साइन स्क्वायर इसके बट्टे में आ जाएगा, कॉस स्क्वायर फिर इसके बट्टे में लिख सकते हैं क्योंकि एलसीएम लेंगे तो फिर से यही आ जाएगा, है ना। चलिए यही करते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर हम लोग रखेंगे यहाँ पे और अपन में हो जाएगा साइन इंटू कॉस हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस यहाँ फिर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और अपन में लिखेंगे साइन और इंटू कॉस हो जाएगा, ये तो होगा ना। अब देखिएगा यहाँ से साइन ये साइन कटेगा, साइन अपन कॉस क्या होता है आप बताएंगे टैन होता है, प्लस में यहाँ से कॉस ये कॉस कटा, कॉस अपन साइन क्या होता है तो आप बताएंगे कॉट होता है। तो आपने देखा क्या आया टैन और प्लस कॉट आ गया, टैन प्लस कॉट क्या है ए प्लस बी का वैल्यू, मतलब ए का वैल्यू टैन आ गया और बी का वैल्यू कॉट आ गया। अब देखिएगा हमें वैल्यू क्या निकालना था कि ए अपॉन बी का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे टैन अपॉन में हो जाएगा कॉट। अब देखिएगा टैन को हम लोग 1/cot ही तो लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा, या फिर हम लोग टैन के रूप में लिख लेंगे बिकॉज कॉट वाला तो आंसर में दिया ही नहीं है, तो हम लोग टैन वाले के वैल्यू के निकाल लेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे कॉट को हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे टैन है और यहाँ पे 1/tan लिखेंगे ना, ये टैन है तो मल्टीपल हो जाएंगे तो टैन स्क्वायर हो जाएगा। तो देखेंगे टैन स्क्वायर है क्या, तो ये ऑप्शन नंबर आपके हैं राइट आंसर। ये बता दीजिएगा, कह रहा है cos 0 डिग्री प्लस रूट सेक 45 डिग्री माइनस √3 tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा। देखिए cos 0 का वैल्यू यहीं पे हम बता देते हैं, इसका 1 होता है, माइनस में ये √2 रखिएगा, और सेक 45 की वैल्यू होती है √2, है ना, माइनस √3। अब बताइए tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बताएंगे 1/√3 होती है, √3 से √3 कैंसिल, आप बताएंगे कि 1 और 2 में गुना करेंगे तो 2 और यहाँ पे माइनस में 1, ये आप देख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे प्लस है ना, ये प्लस है 2 और 1 3, 3 में से 1 घटाइएगा तो 2, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे राइट आंसर सी बता दीजिएगा। आगे देखिए कह रहा है यदि सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल 2 है तो सेक अल्फा प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये हमें बताना है। चलिए इसे भी सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे हमारे पास जो भी दिया है ये हम लोग पहले लिखते हैं, सेक है हमारे पास सेक स्क्वायर, है ना, अल्फा को हम लोग हटाते हैं अभी, ठीक है, लिखने में थोड़ी सुविधाजनक होगी, कॉस स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ सेक स्क्वायर
प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 2 दिया हुआ। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको कि सेक और प्लस कॉस, सेक प्लस कॉस का यदि होल स्क्वायर करते हैं तो ये कितने हो जाएंगे, सेक स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर और प्लस टू सेक इंटू कॉस हो जाएगा ना, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा इतना। अब देखिए यहाँ पे है क्या हमारे पास सेक प्लस कॉस, सेक प्लस कॉस ये हमारे पास अभी होल स्क्वायर में ही इक्वल सेक स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2 और प्लस ये कितने हो जाएंगे 2 + 1 हो जाएंगे होंगे। अब यहाँ पे लिखिएगा कि सेक और प्लस कॉस, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास 4 होंगे ना, 4 ये मल्टीपल में है तो ये 4 हो जाएंगे, 2 और ये 2 जोड़िएगा तो 4। अब स्क्वायर रूट जो आ जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस में आंसर आएगा, तो 4 का क्या आ जाता है 2 आ जाता है प्लस माइनस में, तो आंसर देखेंगे 4 का 2, आंसर हम लोग का आना चाहिए प्लस माइनस 2, ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। पार्ट 3 साइंस कह रहा है कि हरित खाद मिट्टी को क्या प्रदान कर समृद्ध बनाता है, हरित जो है खाद मिट्टी को क्या प्रदान करके समृद्ध बनाता है, तो आंसर बताएंगे नाइट्रोजन और फास्फोरस, नाइट्रोजन और फास्फोरस, आंसर सही बताइएगा। कह रहा है नीचे दिए गए समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल 3 इंटू 2 प्लस है 2Ki, ये बना रहा है PbI2 और प्लस 2KNO3 बना रहा है, तो ये कैसा है द्विविस्थापन है, ये Pb के पास चला गया और NO यहाँ पे चला गया, ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जब तत्व जिसकी परमाणु संख्या 15, तो उसके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, एक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या कितनी है 15 है, तो उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, तो आंसर बता देंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर, ये तत्व वर्ग 15 का है बिल्कुल सही, तत्व की संयोजकता 3 है ये भी सही, तत्व अधातु है ये भी सही, और इनमें ये सभी होगा, आंसर हम लोग का डी करेक्ट बन जाएगा। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन यौगिक नहीं है, निम्नलिखित में कौन यौगिक नहीं बताइएगा, तो आंसर बता देंगे इसमें जल है यौगिक, संगमरमर भी है काली चूना में, लेकिन हवा क्या है मिश्रण है, ये यौगिक नहीं है, आंसर डी करेक्ट बता दीजिएगा, है ना, मतलब इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है, तो हम लोग इसको कंपाउंड बोलेंगे ही नहीं, ये तो मिक्सचर है। निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, बताइए किसे किया गया है, पाइनस को, सैलाजिनेला को, सेंड्रस को या साइकस को, तो आंसर्स क्या बताएंगे ऑप्शन नंबर बी साइकस को किया गया। गोल्जी उपकरण की कमी है क्या है बताइएगा, गोल्जी उपकरण की कमी क्या है, तो आंसर बता देंगे यह है नील हरित शैवाल, क्या है नील हरित शैवाल। इनमें कौन पारिस्थितिकी तंत्र का घटक नहीं है, पारिस्थितिकी तंत्र का घटक कौन नहीं बताइएगा, तो आंसर क्या बता देंगे पारिस्थितिकी तंत्र का घटक कौन नहीं है, आंसर बता देंगे इनमें कोई नहीं है, आंसर डी बताएंगे इनमें कोई नहीं। देखिए आगे कह रहा है कि रंध्र के छिद्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है, ऑक्सीजन पर, रक्षक कोशिकाओं में पानी पर, तापमान पर, CO2 की सांद्रता पर, तो आंसर क्या बोलेंगे, आंसर बोलेंगे रक्षक कोशिकाओं में पानी पर, आंसर सी बताइएगा। मानव युग्मनज और मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या का अनुपात कितना होता है, कितना होता है, तो आंसर बताएंगे 2:1, 2:1 होता है। युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जबकि शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। इनमें से कौन सा स्वतंत्र रूप से गिरते हुए वस्तु के लिए सत्य है, कौन है सही बताएंगे, तो आंसर बताएंगे इसमें निरंतर गैर शून्य त्वरण हो, आंसर सी करेक्ट बताएंगे। हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे को हवा में छोड़ने पर गुब्बारा क्या होता है, क्या होता है गुब्बारा, कुछ दूर तक ऊपर उठेगा और हवा में तैरेगा, आंसर ये बताइएगा। एक तरल जिसका घनत्व मरकरी के घनत्व से दोगुना है का उपयोग बैरोमीटर में किया जाता है, तब तक वायुमंडलीय दाब द्रव के कितना सेंटीमीटर के बराबर होता है, कितना सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो आंसर बता देंगे 38 सेंटीमीटर के बराबर होता है। देखिए कैसे बनाएंगे, तरल जिसका घनत्व मरकरी के घनत्व से 2 गुना हो, है ना, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखिए कैसे, जो वायुमंडलीय दाब है, जो हमारा प्रेशर है वो क्या है, तो हम लोग लिखते हैं PH G
और ये होगा इंटू जी इंटू एच। वायुमंडलीय दाब आप लिखेंगे वायुमंडलीय दाब इक्वल जो नियत होता है हमारे पास, नियत ये क्या होते हैं, तो आप बताएंगे पी जी एच होता है ना, तो आप लिखेंगे पी एच इक्वल क्या हो जाएगा, नियत होगा ना, नियत होगा। ये लिखेंगे पी वन इंटू एच वन इक्वल क्या होगा, पी टू एच टू होगा, होगा। तो एच टू हमें वैल्यू फाइंड करने के लिए पी वन एच वन अपन होगा पी टू होगा ना। चलिए इसका वैल्यू रखते हैं, पी वन तो पी वन ही, ये 76 है, अपॉन में ये कितने हैं, तो 2p2। इसे काटेंगे हम लोग 2 से तो कितने आ जाएंगे, 38। इसलिए आंसर हम लोग का बना राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बना 38। देखिए आगे कह रहा है ध्वनि उत्पन्न होने के बाद बहुत देर तक बने रहने का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, तो आप बता देंगे स्टेथोस्कोप में, तुरहिया में और मेगाफोन में, सभी में। आंसर डी बताइएगा। इनमें कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बताइए कौन है प्राकृतिक संसाधन नहीं, तो आप बताएंगे बिजली को हम लोगों ने बनाया, ह्यूमन मेड है, तो आंसर डी करेक्ट बताइएगा। बाद बाकी सभी प्राकृतिक है। इनमें कौन सा लवण जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण है, बताइए कौन है, तो आंसर बताएंगे मैग्नीशियम सल्फेट। कौन है, मैग्नीशियम सल्फेट है, आंसर ए बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हम लोग का, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, वृक्ष को बचाना, सिंचाई, वनों की कटाई या साक्षरता, बताइए क्या था, तो आंसर बता देंगे ये था वृक्षों को बचाना था, उसमें क्या करना था, वृक्षों को बचाना था। आंसर ए करके बताइएगा। चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट से सुंदर लाल बहुगुणा जी के द्वारा। देखिए आगे क्वेश्चन है क्या कि कक्ष और खंभात की खाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा का विकास की संभावना है, किस प्रकार की ऊर्जा के विकास की संभावना है, तो आंसर बताएंगे ज्वारीय ऊर्जा। आंसर सही बताएंगे। ताप बढ़ने से चालक की प्रतिरोधक क्या होती है, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध भी बढ़ता है। आंसर ये बताएंगे प्रतिरोध भी बढ़ता है। डायनेमो में क्या होता है, डायनेमो में क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। आंसर ये बताइएगा। आगे क्वेश्चन है क्या हम लोग का, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करती है, रेटिना जो है प्रकाश को परिवर्तित करती है, किसमें करती है, तो ये करती है विद्युत सिग्नल में, इसमें विद्युत सिग्नल में। आंसर बी होगा। पार्ट 4 सोशल स्टडीज। देखिए क्वेश्चन है क्या हम लोग का इसमें कि हिटलर किसका प्रवर्तक था, हिटलर किसका प्रवर्तक था, तो नाजीवाद का, किसका था, नाजीवाद। आंसर से बताएंगे इनमें से कौन व्यावसायिक खेती नहीं है, इनमें कौन सा व्यावसायिक खेती नहीं है, तो आंसर बताएंगे कार्बनिक नहीं है, राइट आंसर सी बताएंगे कार्बनिक नहीं है। देखिए बाल्कन का एक बड़ा हिस्सा किसके अधीन था, डैश साम्राज्य का नियंत्रण जिसने 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर स्रोत देखा। आंसर्स क्या बताइएगा, आंसर्स बोलेंगे तुर्क। आंसर्स डी होगा। निम्नलिखित में किनके द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था, इनके द्वारा किया गया था, तो आंसर बताएंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जी के द्वारा। आंसर बी बताइएगा। कह रहा है क्या स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था, तो आंसर बताएंगे 1764 में हुआ था। आंसर सी बताएंगे। रबर किस प्रकार के वनस्पति की श्रेणी में आएगा, किस प्रकार की श्रेणी में आएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार में आएगा। आंसर सी बताएंगे। धुएं और कुहरे का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, धुंध कहलाता है। आंसर डी बताएंगे। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक मात्रा में दालों का उत्पादन करता है, कौन करता है, मध्य प्रदेश करता है। बालघाट खानों के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है, तो आंसर बताएंगे कॉपर का, किसका किया जाता है, कॉपर का। और बालघाट किस स्टेट में है, तो आप बताएंगे एमपी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमके कि टेक्सोल नामक एक रासायनिक यौगिक जो हिमालयी यू की छाल, सुइयों, टहनियों और जड़ों से निकाला जाता है का उपयोग डैश के इलाज के लिए किया जाता है और यह इस बीमारी के इलाज के लिए दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाली दवा है। आंसर बताएंगे कैंसर।
आंसर डी बताएंगे कैंसर। परमाणु ऊर्जा एक क्या है? परमाणु ऊर्जा क्या है? तो परमाणु ऊर्जा एक ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन बी बताइएगा। निम्नलिखित में कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन आता है? बोकारो और लौह इस्पात उद्योग आता है। आंसर सी बताइएगा। बिहार का कितना प्रतिशत, बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो आंसर बता देंगे 0.07। ऑप्शन डी बताइएगा। चिली किस महाद्वीप में स्थित है? चिली कौन से महाद्वीप में है बताएंगे? तो आंसर बताएंगे साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में। आंसर सी करेक्ट होगा। इसकी राजधानी सैंटियागो है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया। मौलिक अधिकार पूछा जाए तो अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संघ शासन व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। आंसर सही बताएंगे। इनमें कौन लोकतंत्र की मजबूती प्रदान नहीं करता है? कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? तो आंसर बता देंगे विविधताओं में सामंजस्य का भाव और संघर्ष। आंसर सी बताइएगा। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? इसका क्या है सिद्धांत? आधुनिकता। क्या है? आधुनिकता। आंसर डी बताएंगे। इनमें कौन से सामाजिक समस्या की विशेषता है? कौन सा है सामाजिक समस्या की विशेषता? इसका प्रभाव समाज के एक बड़े वर्ग पर पड़ता है। आंसर ए करेक्ट बताइएगा। भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? क्या है चुनौती? आतंकवाद, परिवारवाद, जातिवाद, ये सभी है। आंसर डी बताइएगा, सभी है। पार्ट 5 जनरल इंग्लिश का। सेलेक्ट द टेंस इज यूज्ड टू शो द completion of an action by certain time in the future। आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। देखते हैं क्या है। आई डैश यू माई लास्ट ईयर्स बुक। आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर्स बोलेंगे आई शैल लेंड यू माई लास्ट ईयर्स बुक्स। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। क्या है हमारे पास डायरेक्शन? आई लव चॉकलेट्स आफ्टर डिनर सी टोल्ड। तो क्या बनाइएगा? बनाएंगे सी सेड दैट सी लव्ड चॉकलेट्स आफ्टर डिनर। ऑप्शन डी बताइएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। क्या है? नंदी सेड आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट इन द मॉर्निंग। क्या बनाएंगे इसका? तो बनाएगा नंदी टोल्ड होगा। नंदी टोल्ड दैट ही हैड बीन होगा, हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द मॉर्निंग। ऑप्शन नंबर राइट आंसर बी करेक्ट बताइएगा। पिक आउट द नॉन फाइनाइट verb in a given sentence below। The train came powering down in torrents। आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर्स बताइएगा। यहाँ पे पावरिंग जो है नॉन फाइनाइट वर्ब से, फिर हमें नॉन फाइनाइट बताना है। ही इज अ मैन टू बी एडमायर्ड। तुम बताइएगा नॉन फाइनाइट क्या है? इसमें नॉन फाइनाइट जो है आपका एडमायर्ड। आंसर डी बताएंगे एडमायर्ड। अ सेंटेंस हैज been given in active voice out of 4 alternative given below। Select the one which best express the same sentence in a passive voice। I am to do it, I am to do it। तो क्या बनाएंगे? It is to be done by me। आंसर ये बताइएगा। fill up the blank with the correct options। देखिएगा क्या है। कह रहा है कि dash is are considered part of a grammar and often has a have well established rules for how to use it या them properly। आंसर्स क्या होंगे यहाँ पे? आंसर्स बनेंगे ऑप्शन नंबर ए पंक्चुएशन मार्क्स। आंसर्स ये बताएंगे पंक्चुएशन मार्क्स। देखिए नेक्स्ट क्या है। व्हेन वी ज्वाइन टू और मोर वर्ड टू फ्रॉम कंपाउंड नाउन और एडजेक्टिव वी यूज डैश। तो उसका यूज करते हैं हाइफन का। आंसर ये बताएंगे। चूज द
मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम अ गिवन ऑप्शन। कर्ड सेल डैश 20 रुपीज पर अ लीटर। आंसर बताइए क्या होगा, एट, है ना। दही जो है 20 रुपये पर लीटर सेल किया है। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर। देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। आंसर्स डी बताएंगे। कंप्लीट द सेंटेंस विथ करेक्ट आंसर्स। डैश द बैड वेदर वी वेंट सेलिंग। आंसर्स क्या होंगे, आंसर्स बनेंगे इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। आंसर्स बी करेक्ट बताइएगा। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। क्या है हमारे पास, आई रीड द बुक, आई रिटर्न्ड इट टू द लाइब्रेरी। आंसर्स क्या होंगे, आंसर्स होंगे हैविंग रीड द बुक आई रिटर्न्ड इट टू द लाइब्रेरी। आंसर्स बी करेक्ट बताइएगा। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। क्रोकोडाइल टीयर्स, क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब होता है मगरमच्छ की आंसू। तो आंसर्स क्या बता देंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताएंगे। प्रेटेंडिंग टू बी सिंपैथेटिक। आंसर्स डी करेक्ट होगा, प्रेटेंडिंग टू बी सिंपैथेटिक। Select the alternative which best express the meaning of items या phrases by fits and starts। बताइएगा इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब बोलेंगे बीच बीच में रुक रुक कर। तो आंसर्स क्या होंगे, ऑप्शंस बताएंगे इरेगुलरली। आंसर्स बी होंगे। सेलेक्ट द मोस्ट विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। गो आफ्टर, गो आफ्टर का मतलब होता है पीछा करना। आंसर्स बताएंगे टू फॉलो। आंसर्स बी बताएंगे टू फॉलो। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। क्या है, यू विल गेट द जॉब ऑन द कंडीशन दैट यू डैश हार्ड। तो आंसर बताएंगे यहाँ पे हो जाएंगे वर्क हार्ड, है ना। ऑप्शन ए बताएंगे। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम गिवन ऑप्शन, मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। द प्लान विल टेक ऑफ ऑन टाइम प्रोवाइडेड दैट द रनवे डैश फ्री। आंसर बताएंगे इज फ्री, इज फ्री। ऑप्शन बी करेक्ट होंगे। कह रहा फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश कम, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव कम। ऑप्शंस बी होंगे। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। अ लॉट ऑफ मिल्क डैश बाउट। आंसर क्या होंगे, आंसर बताएंगे अ लॉट ऑफ मिल्क इज बाउट। ऑप्शंस ए बताइएगा। पार्ट 6 नंबर लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। रीजनिंग देखिए नीचे दिए गए विकल्प में हमें सबसे अलग बताना है। वेतन, भविष्य निधि, बीमा, शेयर, ये सभी एक दूसरे से रिलेशन, लेकिन वेतन अलग है। आंसर से है। बताइएगा आगे क्या आने वाला है। बी के बाद डी, 2 से 4, 4 2 6, 2 8, 2 10, 10 जे से होता है। जे से कौन स्टार्ट है, तो जे से मात्र 2 है। अब आगे 15, 3 12, 3 कम हुआ, 3 9, 3 6 और यहाँ पे 3 होना चाहिए, तो ये भी कैंसिल, यानी ऑप्शन नंबर ए बताइएगा। आगे है सूर्योदय के समय यदि मेरी पीठ सूर्य के विपरीत हो तो मेरा बाएं हाथ किस दिशा में होगा। जस्ट अपोजिट कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आप बताइएगा कि यह जो हो जाएगा उत्तर की तरफ हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, उत्तर। अब देखिए ये जो वर्ड लिखा गया है इसमें कितने ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच में सब में उतना ही अक्षर आते हैं जितने वर्णमाला में होते हैं। तो कितने ऐसे जोड़े हैं, आइए देख लेते हैं हम लोग। पहले ही तो हमें दिख रहा है एस और टी, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। आगे देखेंगे पी और आर, इसमें भी 2 का गैप रहता है, 16 18, ठीक है। अब देखेंगे 5 और 8, ये 3 का बीच के गैप होता है। अभी तक हम लोग 3 निकाल दिए। ओ एन, ये एक और आ गया, 4 निकल गया। अब देखेंगे कि ये 14 पे है और ये 20 पे, 6 के बीच का डिफरेंस। अभी तक कितने निकले हमारे पास, 1 2 3 4, एक 5 निकल गए। अभी तक हम लोगों ने 5 निकाला है। अभी एक और भी है यहाँ पे कैसे, तो एस टी हो गया हमारे पास। अब जो दूसरा है हमारे पास वो क्या है, तो हम लोग देखेंगे कि एन से जब टी के पास गए हैं तो ओ से आप यहाँ से 15 16 17 और 18, क्या हम लोग ओ से हम लोग जा सकते हैं कि नहीं, ओ से टी के पास। तो आप बताएंगे बिल्कुल। 15 16 17 18 19 20, 20 पे आता है टी, तो ये भी हो सकता है, यानी टोटल हमारे निकले 6 पेयर्स। देखिए यदि ए का सूचक डिवाइड है तो यहाँ पे डिवाइड का सिंबल दे देंगे, यहाँ पे डिवाइड का, है ना। बी का सूचक माइनस है तो माइनस यहाँ पे दे दीजिए। सी का सूचक प्लस है तो प्लस दे दीजिए प्लस। डी का सूचक गुना है तो यहाँ पे गुना दे दीजिए। अब देखिए 12 को भाग दीजिएगा तो 12 कट गया, यहाँ पे 8 बच गया। 8 और प्लस 16 कितने हो जाएंगे, 24। 24 में से 14 को घटा दीजिए तो कितने हो जाएंगे, तो आप बताएंगे, आपके पास बच जाएंगे 10। आंसर सी करेक्ट बता दीजिएगा।
देखिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संयुक्त संख्या है? संयुक्त संख्या कौन है? संयुक्त संख्या जो है 91। कौन है? 91। बाद बाकी ये तो सभी अपरिमेय मतलब कि ये तो अभाज्य संख्या है, यही संयुक्त संख्या 91। आंसर डी। बताइए इसमें क्या फुलफिल होगा, क्या आ जाएगा? तो देखिए 5 में 5 1 से गुना किए हैं तभी तो आया है। अब इसमें किससे गुना किए हैं? 2 से। इसमें किससे किए हैं? 3 से। इसमें किससे किए हैं? 4 से। इसमें किससे करेंगे? तो 5 से कर दो ना, तो कितना हो जाएगा? 12 पच्चीस 60 यानी 600। ऑप्शन नंबर है क्या? यस, ऑप्शन नंबर विकल्प 4 हो जाएगा, डी। देखिए इस श्रृंखला को देखें, 2 1 1/2 1/4, तो आगे कौन सी आनी चाहिए? कौन सी आनी चाहिए? देख रहे हैं ये सभी एक दूसरे के आधे होते जा रहे हैं, तो इसका भी आधा 1/8 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी होगा। कह रहा है राम की रैंक गलती से 13 के बजाय जो है नीचे से 12 छप गई है। यदि विद्यार्थी की कुल संख्या 27 है, टोटल कितने हैं? 27, तो शीर्ष में उसका रैंक कितना होगा? शीर्ष में कितना हो जाएगा? तो देखिए पहले तो टोटल 27 है, इसमें से 13 घटा दीजिए प्लस 1 जोड़ दीजिए, तो कितने आ जाएंगे? 15वां। यानी आंसर क्या बता देंगे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। निम्नलिखित में कौन एक ज्यामितीय अनुक्रम का एक उदाहरण है? कौन है उदाहरण बताएंगे? देखिएगा 1 के बाद 2 3 4, और यहाँ पे देखेंगे 1 2, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे भी 4। तो आप देख रहे हैं ये सभी मल्टीपल्स के रूल्स में आ रहे हैं और ये सभी डिफरेंट के रूल्स में आ रहे हैं। मतलब यहाँ से एक, यहाँ से कितने का डिफरेंट हुआ? तो ये 2 का डिफरेंट, यहाँ पे कितना? 4 का डिफरेंट हुआ। मतलब आप बता देंगे कि ए आर फिर ए आर का होल स्क्वायर ऐसे मतलब बढ़ते जा रहा है, तो ए आर n-1 का ऐसा एक फॉर्मेशन आपका बन रहा है। तो ये फॉर्मेशन जो होती है ये ज्यामितीय अनुक्रम कहलाती है। तो आंसर हम लोग का क्या बनेंगे? राइट आंसर ऑप्शन बी। देखिए एक ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद एक निश्चित संख्या को पूर्ववर्ती संख्या से गुना या विभाजन करके प्राप्त किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ज्यामितीय अनुक्रम कहते हैं। तो आप देख रहे हैं ना सभी एक दूसरे के मल्टीपल है, तो इस कारण ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।